अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। इश्यूज तो बहुत होते हैं बात करने वाली। मैं यौम तकबीर के हवाले से गुफ्तगू तो करना चाह रहा था। कमेंट्स भी काफी आए, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे और मुझे कई फोन भी आए कि इस इशू के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। और वो गुफ्तगू इसलिए करनी चाहिए, जो अनसंग हीरो हैं, जो रियल हीरो हैं इसके, वो सामने नहीं आ सके। और हर एक को पता है कि पाकिस्तान फौज का, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल था। वरना अमेरिका और नवाज का हर एक को पता है कि जब ये मिलने गए थे झुक के मिलते थे। और उस वक्त अगर चाइना साथ ना खड़ा होता तो देवसाई प्लेन या देवसाई प्लेटू ये दे बैठे थे, या अमेरिका को। कई ऐसी चीजें हैं जो तारीखी तौर पर हैं, जो मस्ख की गई हैं, जो हकायक सही नहीं आएंगे। और इसी तरह का वाकया हुदैबिया का भी, इस केस का इससे ताल्लुक बड़ा वाजे है। याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारी चीजें, ये 98 का वाकया है। 99 में इनकी गवर्नमेंट जाती है और उसी वक्त हुदैबिया के केस सामने आता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के अंदर ये जो पैसा अपना वो जो फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज किया जाते हैं या कन्वर्जन की जाती है, और उसमें क्या एडवांटेज उठाते हैं सागदार और साग डॉलर, और सबने एडवांटेजेस लिए, वो सारा रिकॉर्ड पे आ जाएगा। डिमांड बहुत थी। मैं खुद भी इस पे अकेला प्रोग्राम कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने मुनासिब ये समझा। और ख़ास तौर पर क्योंकि इसमें अमीर अब्बास को कुछ हक़ाइक़ फिंगर टिप्स के ऊपर हैं और वो पूरी हिस्ट्री जानते हैं और उन सब किरदारों को जानते हैं जो इसके सही हीरो हैं। तो हमने तकलीफ़ दी है अमीर अब्बास साहब को। आप मेरे चैनल पे बहुत पसंद करते हैं उनको, उनके व्यूज़ को। तो इसीलिए अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सामने 2 सवाल रखते हैं। एक तो डेफ़िनेटली मैंने इंट्रो में बता दिया। दूसरा, जो पाकिस्तान का इस वक़्त जो दिफ़ा है, नाक़ाबिल तस्ख़ीर हुआ है। इसमें हमारा जो हाथ है, हमारी पाकिस्तान फ़ौज, एस्टेब्लिशमेंट, हम सिविल ब्यूरोक्रेसी भी अगर थोड़े किसी हद तक शामिल कर ले, लेकिन गौहर अयूब ने और डॉक्टर कदीर ने इनके सारे चेहरे बता दिए थे कि नवाज़ शरीफ क्या चाहते थे। ये तो धमाके ही नहीं करना चाहते थे। तो ओवर टू यू। पहले तो अनसंग हीरोज़ के हवाले से कुछ हिस्ट्री थोड़ी-सी बता दीजिएगा, फिर बताइएगा ये असल में क्रेडिट किसको जाता है? बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि कई साल हो गए हैं पाकिस्तान को एटमी सलाहियत हासिल किए हुए, और दुनिया में गिने चंद ममालिक है जिनके पास ये सलाहियत है। और जिस मुल्क के पास ये सलाहियत आ जाती है, क्योंकि ये डिटेरेंस की सलाहियत है। डिटेरेंस का मतलब ये है कि आपने शेर की खाल पहनी हुई है और कोई अब आपको देख नहीं सकता। जैसे जंगल में शेर होता है ना, वैसे आप इस दुनिया के अंदर आपकी हैसियत होती है। लेकिन हर साल अफसोस की बात यह है कि बजाय ये कि हम सेलिब्रेट करें इस दिन को, हम जश्न मनाएं इसका, हम इस दिन एक और अज़म करें, हम इस बहस को लेके बैठ जाते हैं कि ये धमाके किसने किए और किसने नहीं किए। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो बदयांती हुई है तारीख के अंदर, और जो नहीं थे हकदार उन्होंने अपने नाम लेने की कोशिश की। उसमें हमारे सहाफी, सियासतदान, दानिश्वर और मौरिख, ये सब शामिल हैं जिन्होंने बदयांती की। तो जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था, नवाज शरीफ के बारे में ये अब्दुल कदीर खान साहब का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ तो पटाखा नहीं चला सकते, तो नवाज शरीफ धमाके कहां से करें। इन्होंने सारा क्रेडिट उठा के नवाज शरीफ साहब को देने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ फौज के बुक्स में या बाकी हमारे जो इदारे हैं उनके बुक्स में। देखिए, इससे पहले हुआ यह था कि 12 मई को भारत ने एटमी धमाके किए। 12 मई को 1998 जब भारत ने एटमी धमाके कर दिए, तो एल.के. अडवाणी वगैरह और जो भारतीय हुक्मरान थे, उन्होंने पाकिस्तान का मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान पर हंसना शुरू कर दिया कि हम जो है वो पहले तो हमने तुमसे कश्मीर लिया था, जो इस वक्त हमारे पास है जम्मू कश्मीर, अब तुमसे आजाद कश्मीर भी हम लेकर दिखाएं, और अब जरा नजरें नीचे रह के हमारे सामने चला करो। ये भारत ने कहना शुरू कर दिया हमें। अब हमारी सिविलियन गवर्नमेंट चुप है, उनको सांप सूंघा हुआ है। जिस वक्त ये 12 मई को धमाके किए ना, तो मिलिट्री सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे। मिलिट्री सेक्रेटरी भागते हुए उनके पास आए कि नहीं, भारत ने एटमी धमाके कर दिए, और नवाज शरीफ साहब के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी उस वक्त कि उन्होंने कैसे इस मामले को डील करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1998 को। उससे पहले आगे फरवरी में
1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत, जब वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म बने, जो बाद में आपको याद है पाकिस्तान भी आए बस पे बैठ के, तो वाजपेयी साहब ने भी जो है ना वो एटमी सलाहियत की तड़ियां लगानी शुरू कर दी पाकिस्तान को। जब उन्होंने तड़ियां लगाना शुरू कर दी तो हमारे जो दिफाई इदारे थे, सिक्योरिटी इदारे, उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की और उन्होंने प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई कि ये तो हमें इनको अब अपने मसल दिखाने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान ने 28 मई से पौने 2 माह पहले 6 अप्रैल 1998 को गौरी मिसाइल टेस्ट किया था। गौरी मिसाइल के टेस्ट ने इस पूरे खित्ते में तहलका मचा दिया था और भारत को साफ सूझ। गौरी मिसाइल की जो रेंज है, हम कहते थे उस वक्त ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन भारतीय मीडिया ने लिखा था कि ये 1500 किलोमीटर की रेंज है और ये 700 किलोग्राम पेलोड उठा सकता है। और ये किसको निशाना बना सकता था? दिल्ली, कैपिटल भारत का, बॉम्बे और चेन्नई तक को जाके हमारा ये गौरी मिसाइल निशाना बना सकता है। जब गौरी हमने चला दिया, अब गौरी कौन था? गौरी भी आप देखें ना, 1192 में गौरी वो था जिसने पृथ्वीराज चौहान को फुट मारी थी। दिल्ली था पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने पृथ्वी पर लाली बुलाया। अच्छा, अब ये तो 28 मई को तो हमने फिर जब ये बाज नहीं आए ना, हमने गौरी दिया कि भाई ये तुम्हें एक टेस्ट इन्होंने कहा नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने काम करके टेस्ट मारते। जब उसके कई दलाइल मौजूद हैं, कई लोगों ने कहा है, अभी कुछ हयात भी है, जैसे अब्दुल कदीर खान साहब है, अजहर सिद्दीक साहब, शाह अहमद साहब इस बात के गवाह हैं। अच्छा, मैं बड़ी चीजें आपको बताना चाहूंगा। 12 मई को जब ये किया, 19 मई को 1998 को नवाज साहब ने पाकिस्तान की जो तो मौजूद मजीद निजामी साहब ने सुना तो मजीद निजामी साहब खड़े हो गए। कहा कि आप हमें खुशखबरी सुनाएंगे कि हमने एटमी हमला करने का फैसला कर लिया है और हम एटमी हमला या एटमी टेस्ट हमने टेस्ट को आप शक में डाल दें कि हमला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम खुशखबरी सुनने आए थे, आप हमें भी मशकूक कर रहे हैं। तो ये निजामी मियां साहब, आपने जवाब ना दिया एटमी हमले का तो कौम आपका धमाका कर देगी। अगर आपने धमाका ना किया तो कौम आपको धमाका कर देगी। ये निजामी साहब के अल्फाज थे। अच्छा, 20 मई को फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मोहसिन पाकिस्तान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने खत लिखा नवाज शरीफ साहब को। उस खत में उन्होंने कहा कि अगर आपने एटमी धमाके ना किए, जवाब ना दिया, तो भी ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ नहीं करना चाहते थे ना धमाका। अगर नवाज शरीफ धमाका करना चाहते तो सब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इन्फॉर्म करना था कि डॉक्टर साहब तैयारी सारी करें और हमारा पहुंचाए और बस ट्रिगर पे हाथ रखे मैं पहुंच रहा हूँ। तो मियां साहब की नीयत नहीं थी ना, इसलिए तो उन्होंने धमकी दी कि भैया रिजाइन। अच्छा, और यूब साहब 20 मई को प्राइम मिनिस्टर हाउस अलग सुबह, अच्छा 28 मई को, 28 को उससे एक शाम पहले ये अफवाहें शुरू हो गई, खबरें आ रही कि भारत पाकिस्तान कर सकता है। ये माहौल बन रहा था। तो 28 मई की सुबह वजीर खारजा गौहर अयूब चले गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को फोन कर रहे हैं, उनके साथ फोन लाइन पे। शहबाज शरीफ साहब उस जमाने के वजीर आला और आज के नून लीग के सदर, वो बाहर बैठे हुए साहब को देखा तो वो आ गए गौहर अयूब के पास और उन्होंने गौहर अयूब साहब को बताया। ये हो सकता है कि गौहर अयूब साहब ने किसी किताब में इस बात का जिक्र भी किया हो
वहां के अंदर नवाज शरीफ साहब इस वक्त बिल क्लिंटन से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, और अगर बिल पाकिस्तान को कोई बड़ा पैकेज दे दे एटमी हमले अब ना देने की सूरत में, अगर वो हमें बड़ा पैकेज ऑफर करते हैं तो हम धमाका नहीं करेंगे। ये इनको आदतें पड़ी हुई थी हुदैबिया की, जिसका आपने जिक्र किया। ये तो 91 से टीटीओ में पड़े हुए थे, अपनी फैमिली को बना घेर के लाया था, कोई किसी और को घेर के लाया था, कोई सईद अहमद को घेर के ला रहा था, कोई इसहाक डार के। ये तो इन कामों में पड़े हुए थे। मुल्क है सिक्योरिटी के साथ तो कोई सरोकारी नहीं था, ये तो अपनी वारदातों में पड़े हुए थे। अब ये अल्फाज, ये तो तारीखी, मैं आपको हकाइक बता दूं, आप वज़ीर आज़म एटमी हमले का जवाब ना देने का वादा कर रहा है, आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसा। तो अब आप ये क्रेडिट उठा के दे दें नवाज शरीफ साहब, तो देते रहे जहांगीर करामत साहब को 1998 में नवाज शरीफ साहब ने उनकी उर्दू में फंडा भी लिया, तो याद है, और फिर ऐसा फंडा लिया है कि ठीक है 1 साल के बाद 1999 भी पैकअप हो गए यहाँ से। तो जहांगीर इस बात से गवाए, जहांगीर करामत साहब से भी फारूक। अच्छा, कैबिनेट जो थी नवाज शरीफ साहब की, वो कैबिनेट भी डिवाइडेड थी। उस कैबिनेट के कुछ वजीर आज भी हयात है और इक्तदार में या असेंबली में मौजूद है। उनमें आपके शेख रशीद कैबिनेट के हिस्सा थे, खान साहब के साथ है। शेख रशीद साहब से कुछ साहब बताएंगे क्या डिवाइड हो गई थी। कुछ वजीर थे जो कहते थे कि ना करे, सेक्शन लग जाएंगी, हम पे अमेरिका नाराज हो जाएगा, फलाना ढमकाना नाराज हो जाएगा। इसी तरह से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वजीर थे नवाज शरीफ साहब के, वो भी वापस सारे इसके तारीखी गवाह कैरेक्टर्स मौजूद हैं, उनसे लोग तस्दीक कर सकते हैं। अब ये अलग बात है, फौज के बुक्स क्रेडिट फौज से लेके को देना है। अच्छा मीर साहब, आपने तारीखी बातें भी सारी क्लियर कर दी, और आपने क्रेडिट भी बता दिया, रीजनिंग भी बता दी। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब को अगर मैं, देखिए लोग इससे शायद बुरा माने मेरी इस बात से, इस मुल्क से प्यार होता या वो इन चीज़ों को समझते कि इन चीज़ों ने आगे की तरफ जाना है, और वो वाकई एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करते, तो स्टेट्समैन तो इतना टाइम नहीं लेता। आपको पता है जो सिपह सलार होता है, सिपह सलार तो क्विक एक्शन लेने वाला है और फौरन काम करने वाला है। और यानी पंजाबी एक बड़ी सी भी बकरी ने दूध दिया और वो भी मींग ने डाल के, एक बड़ा मशहूर सा एक मुहावरा है कि यहाँ अगर अगर ये पहले गौरी मिसाइल का तजर्बा ना किया होता, ये चीजें सारी ना सामने रखी होती, इंडिया ने बैकफुट पे जाना नहीं था। और यही पोजीशन है कि उस पोजीशन के बाद 28 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान दुनिया में एक बिल्कुल नया पाकिस्तान इमर्ज हुआ। और इस वक्त मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पाकिस्तान की पहचान एक एटमी पावर और एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर है, और पूरी दुनिया में उसकी धाक बिछी हुई है सिर्फ इसी वजह से ही कि ये पॉजिटिव स्टेप लिए गए थे। और यही वजह थी। और कि नवाज शरीफ जैसे लोग जो हैं, जिनका मकसद सिर्फ दौलत वगैरह या बाकी चीजें इकट्ठी करना था, नेशनल इंटरेस्ट या सिक्योरिटी उनका एजेंडा नहीं थी, और वो हम बड़े आराम से देख सकते हैं। और उनके तारीखी जो रवाबित हैं, जो ताल्लुकात हैं, यानी हम मिसाल के तौर पर जरदारी को हम जितना मर्जी करप्ट कह दें, लेकिन जरदारी को मुल्क दुश्मन लोगों से, यानी उसके अपना साथ रेरी दोस्त नहीं है, कतरी शहजादे दोस्त नहीं है। मैं तैयब उर्दगान की बात नहीं कर रहा, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं इन सब लोगों को, ये सारे जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, वो उनके करीबी रिश्तेदारों, शादियों वगैरह पे आना जाना है। तो वहां से नजर आती है एक बात कि नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। उनको पाकिस्तान से कंसर्न ज्यादा, और अगर होता तो वो सारे मामला पाकिस्तान में देखते, पाकिस्तान को लेकर मामला। और हमने उससे पहले जो मामला, अगर कारगिल वाला वाकया भी अगर आप देख लें, तो वहां से भी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ आती हैं कि इनका रोल, एक लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता कि वो किस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर हमारी एस्टैब्लिशमेंट
या हमारी फौज के कॉन्टैक्ट्स के हवाले से क्यों इस आदमी पे ट्रस्ट करते हैं जिसने बार बार धोखे दिए हुए हैं। और अभी भी शहबाज शरीफ ने जो आकर जो तकरीर किया, पांव पड़ने के लिए बेवकूफ बनाने की बात की है, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ और उसके करीब के हवारी उन पे पाकिस्तानी कौम ट्रस्ट कर सकती है कि वो दोबारा धोखा नहीं देंगे? ये बड़ा आपने आम सवाल किया है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जिनकी तरबियत की उनमें एक सरदार अय्याज सादिक क्या कौमी असम्बली में खड़ा होकर कहता है कि आर्मी चीफ की तो टांगे कांप रही थी, याद है ना? बिल्कुल याद है। कुलभूषण के मामले के ऊपर नहीं, कुलभूषण ही सॉरी, ये वो जो इंडियन पायलट था अभिनंदन, उसके मामले के ऊपर पिछले साल अय्याज सादिक साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा ना कि अभिनंदन को अगर वापस ना करते तो हमारी टांगे कांप रही थी। और फिर जो जावेद लतीफ साहब, उन्होंने अभी क्या कहा कि पाकिस्तान नहीं खपेगा अगर नवाज शरीफ नहीं बचेगा। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं नवाज शरीफ साहब की। वो तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि वो काबे में जैसे बुत पड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में बुत पड़े हुए, इनको कौन तोड़ेगा। जैसे नवाज शरीफ को बुत शिकन आ गया है थे जड़ा बुत तोड़ेगा जाके। ये वो प्रोडक्ट्स थी नवाज शरीफ की जो बन गई। चूंकि नवाज, ये लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? इसलिए करते हैं कि नवाज शरीफ का माइंड सेट है ना, नवाज शरीफ उनके पॉलिटिकल बॉस हैं, नवाज शरीफ इनके सियासी माई बाप बन गए और अपने पॉलिटिकल बॉस को खुश करने के लिए उसके मिजाज की बातें करने लगे ये लोग। तो नवाज शरीफ साहब ने तो बार बार डेंट डाला है, बार बार डसा है। और हैरत है, हमें भी हैरत होती है कि हमारी फौज के अंदर या हमारी स्टैब्लिशमेंट के अंदर क्यों पंजाब में से एक उनको नवाज शरीफ ही मिलता था कि हर दफा सपोर्ट करते थे। यानी 1981 में जियाउल के जमाने में जनरल जिलानी को भी अगर मिलता है तो नवाज शरीफ मिलता है। और आप देखिए 1981 से लेकर 1993 तक मुसलसल 13 साल नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहा है, मुसलसल। लोग तो ये बातें करते हैं, बात की बातें करते हैं, ये नहीं है हमारे नौजवानों बच्चों को पता। 81 में प्रोविंशियल मिनिस्टर बना, फिर चीफ मिनिस्टर बना 85 में, फिर 88 में फिर चीफ मिनिस्टर। और जिस वक्त जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर था और इलेक्शन करवा रहा था, जनरल इलेक्शन। इंटरिम गवर्नमेंट नहीं थी और धांधली नहीं होनी थी, तो फिर क्या होना था। और फिर जाके 90 में प्राइम मिनिस्टर बन गया 93 तक, और 97 ये 99 तक 19 सालों में सिर्फ 2.5 साल तो नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर रहा है। और कौन चाहता था बार बार? आईजीए किसने बनाई? असद दुरानी और जनरल असलम बेग और ये बाकी सब लोगों की जो शुदनियां छोड़ी हुई थी वो मौजूद नहीं है। तो हमें भी समझ नहीं आती रही कि ये फौज क्यों बार बार नवाज शरीफ को जो है वो लेकर आती है और नवाज शरीफ को ही प्रमोट करती रही है। और भी वो अगर आपने प्रमोट ही करना था, वैसे तो इंडिजिनस तरीके से लोगों को आना चाहिए था, लेकिन चले अगर फौज नहीं प्रमोट करना था, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, तो बड़े बड़े काबिल लोग पंजाब की सियासत में पड़े हुए थे, उनको आगे लाया जा सकता था। उन सबको तो जंग लगा दिया गया और नवाज शरीफ खानदान पूरा का पूरा टब्बर प्रमोट होता रहा। और इन्होंने फिर क्या किया कि उसी फौज के अंदर जनरल जियाउद्दीन भट्ट, यानी आप सिटिंग आर्मी चीफ जो मुल्क से बाहर गया हुआ, आप कहते हैं उसको त्यारा नीचे ना उतरे, आप उसको त्यारा नीचे नहीं उतरने दे रहे, और फिर आप कहते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। और फिर उसके बाद आपने जो है वो जिस तरह उसको हटाने की कोशिश की और जियाउद्दीन भट्ट को लाके आपने जो है वो जिस तरह चीफ बनाने की कोशिश की, और उस जहांगीर करामत और उससे पीछे जनरल काकड़, अगर वो बेचारे दूसरे जो हमारे आर्मी चीफ थे जिनका हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, नवाब इमरान खान भी अक्सर उनका जिक्र करते रहते हैं, अगर उन बेचारे का इंतकाल ना होता इनकी उनके साथ भी लड़ाई होती। ये बात सही है। और उसके बाद फिर ये जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर इन्होंने राहिल शरीफ के जमाने के अंदर ये डॉन लीक्स आ गई और इसी तरह से और इनके जो है वो स्कैंडल्स आ गए। और अभी ये मरहूम जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने मुझे खुद ऐसी काफी बातें बताई हैं कि वो उस जमाने में क्या हुआ। ये नवाज शरीफ जब डॉन लीग से ये सारा जमाना था तो इनकी अपनी हुकूमत अंदर क्या खोखली खोखली कर रही थी एक दूसरे को, और परवेज रशीद इनके खिलाफ साजिश, परवेज रशीद ने साजिश की थी मुशाहिदुल्लाह खान के खिलाफ, तो मुझे खुद पता है उन्होंने। लेकिन वो जिंदगी में बेचारे बोल नहीं सके, लफ कुशाई नहीं कर सके, वो राज दफन हो गया, वो या राज वो मेरे सीने में या राज वो लेके वो दफन हो गए।
कि मुशाहिदुल्लाह खान के खिलाफ परवेज रशीद ने साजिश की, इनके ऊपर सारा नजला गिरा के मुझे बीबीसी को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, याद है आपको? बिल्कुल याद है। ये मुशाहिदुल्लाह खान मुल्क से बाहर गए हुए थे बतौर वजीर एक दौरे पे, थाईलैंड में या मलेशिया वाली साइड पे कहीं, और वहां से मलेशिया वाले। जी अब वापस आ गए, वापस पाकिस्तान पहुंचे, इनसे वजारत ले ली गई। अंदर महलाती साजिशें होती रही अंदर इनके। तो कहाँ नवाज शरीफ, कौन से वो ऐसा उसूल था नवाज शरीफ के अंदर कि जिसकी वजह से फौज जो है वो आज भी अगर ये बात कोई कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब को फौज ने मुल्क से बाहर भेजा या शहबाज शरीफ साहब को रियायतें रिलीफें मिल रही हैं, आप तो इतने जबरदस्त आपके लीगल ओपिनियन और सारे वीलॉग्स आ रहे हैं मुसलसल, जो कुछ ये कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, ब्लू आइड बॉय जैसे शरीफ खानदान बना हुआ है हमारी अदालतों का। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कह दिया है कि भाई ये मतलब सारा कुछ एक दिन के अंदर किस तरह हो सकता है। तो ये अभी भी अगर कोई कह रहा है कि फौज और ये चीजें अंदर अगर है तो फिर अब हम क्या कह सकते हैं, ये कैसे रुकेगी, हमें तो समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। नाजरीन, इसमें थोड़े से वॉइस का अगर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आया हो, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, अब बार बार नहीं हो सकता था, वो माजरत चाहेंगे। इसमें कोई कमी रह भी गई तो फिर दोबारा इस पर गुफ्तगू करेंगे। अभी इजाजत दीजिएगा मुझे और अमीर अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।